हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस के करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट की, साइंस एंड टेक की, सॉरी साइंस एंड टेक की हमारी एक लेसन आ चुकी है। आज ये सेकंड लेसन है जिसमें कि कुछ टॉपिक हम लोग और भी यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। यहाँ पे नैरो बैंड कहा जा रहा है, तो ये है क्या, इसके कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में समझेंगे। हेल्थ डेटा के बारे में देखेंगे एंड फिर यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इंडिया में हुआ है उसके बारे में डिटेल देखेंगे। और भी टाइम बचेगा तो आगे की टॉपिक भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट कोई नहीं, चलिए आज हम लोग इतने ही टॉपिक को देखते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे आप लोग मेंस की क्वेश्चन देख लीजिए। GS3 पेपर से आपको सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन से ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट आपको लिखना है कि आज के डेट में साइबर अटैक की जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इसी को देखते हुए इंडिया के द्वारा काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिया जा रहा है जिससे कि साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है उसको एड्रेस कर सके। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। सबसे पहला आपको यही बताना है, यानी कि कुछ इंट्रोडक्शंस में आपको बतानी है कि कैसे साइबर अटैक हमारे यहाँ बढ़ते जा रही है, क्या प्रूफ है इसका। और सेकंड वन कि साइबर सिक्योरिटी जो चैलेंजेस है उसके बारे में आपको बताना है कि क्या क्या चैलेंजेस है और सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स लिया जा रहा है इसको ओवरकम करने के लिए। सेकंड आपको बतानी है कि बहुत सारे इश्यूज़ है जो कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से रिलेटेड है और इस बॉर्डर में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस किए जा रहे हैं। तो उसको आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में चैलेंजेस हैं, क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसके बारे में भी आपको बतानी है। थर्ड है कि आपको यहाँ पे जो भी इंडिया के द्वारा टेररिज्म के कारण चैलेंजेस फेस किया जा रहा है इसको आपको बतानी है। इम्पॉर्टेंट आपको बताना है क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना है, जो टेरर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेक्सस है उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको एड्रेस करनी है। साथ ही साथ आप ये बताइए कि इसकी फाइनेंसिंग जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू हो रही है इसके बारे में भी आपको बताना है। इट मीन्स कि ये टेररिज्म से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, टेररिज्म के कारण इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है इसको आपको मेंशन करनी है। और ये इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करने के लिए, और टेरर ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम हो रही है उसको यहाँ पे एड्रेस करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सब के बारे में लिखिएगा। और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कितने देर में लिख रहे हो, काफ़ी बच्चे उसको मेंशन करते हैं जब आप लोग आंसर लिखना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में कॉर्नर में ही या फिर एंड करते हो, तो आप लोग जब आपकी स्टॉप वॉच जब जहाँ पे खत्म हो जाए वहीं पे आप लोग को टाइम लिखना है। टाइम आप खुद के लिए लिखिए क्योंकि देखिए टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोग एक क्वेश्चन को आज भी जब से आप स्टार्टिंग किए हो और 15 मिनट्स में लिख रहे हो तो इट मीन्स कि अब आपको क्या करना है, डेटा पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपकी कंटेंट तो अच्छी हो ही रही है, जितने 3-4 महीने से हम लोग कनेक्टेड हैं तो आपकी कंटेंट बहुत अच्छी हो रही है, बहुत बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव भी किए हैं। लेकिन अब आप लोग को इम्प्रूवमेंट करना है टाइम के लिए। हर एक तरीके से आपको परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो मिनिमम टाइम आप लोग 10 मिनट्स लीजिएगा और मैक्सिमम टाइम आपका 20 मिनट्स है। यानी कि जो अगर आप लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हो और लंबे समय से प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो आप लोग के लिए मैक्सिमम टाइम 10 मिनट्स ही होना चाहिए। जो न्यू कमर्स है, बिगिनर्स है, उनके लिए मैक्सिमम टाइम 30 मिनट्स भी हो सकता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए क्योंकि लिखते लिखते आप जब समझ जाओगे कि हाँ कंटेंट आप लोग जब क्रिएट कर लोगे, फैक्ट्स डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके पास, तो आप एक अच्छा आंसर भी ना 5 मिनट में भी लिख सकते हो। तो ये भी एक कला आपके पास होना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम होते हैं। 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कुछ 150 वर्ड्स के होते हैं, कुछ 250 वर्ड्स के होते हैं। तो उस हिसाब से अपने आप को ट्रेंड कीजिए, ठीक है। टाइम ज़रूर मेंशन कीजिए। टाइम के ऊपर भी मैं आप लोग को हमेशा बताते रहती हूँ, वहाँ पे भी मैं चेक करती हूँ, इसलिए आप लोग टाइम भी लिखिए। और फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या सोशल इकोनॉमिक और यहाँ पे पॉलिटिकल कॉस्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसका सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉस्ट बताना है। कुछ हाईलाइट करनी है कि ट्रांसनेशनल जो कॉपरेशंस है इसको रोकने के लिए उसके बारे में आपको बताना है। यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा क्या ऐसा काम किया जा रहा है जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस को रोका जाए। तो यहाँ पे आपको FATF के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में आपको बतानी है। ये एक इंटरनेशनल आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। इसमें आपका मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसको रोकने का काम किया जाता है और साथ ही साथ टेररिज्म को भी रोकने का काम किया जाता है। तो ये दोनों आप लोग को याद रखना है। 150 वर्ड्स में आप लोग को लिखनी है। मैं जो प्रैक्टिस करा रही हूँ वो 150 वर्ड्स में ही करा रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग 150 वर्ड्स का प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोग मेक श्योर रहिए कि 250 में भी आप लोग लिखने के लिए कंफर्टेबल होंगे। लेकिन अगर 250 का प्रैक्टिस कर रहे हो तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप लोग कम शब्दों में अपने आंसर को लिखिए। तो कम शब्दों में अपने आंसर को कैसे लिखना है, पहले इस चीज़ का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अगर आप लोग लिख लिए हो और आप लोग चाहते हो कि आपके आंसर को कोई चेक करे तो आप लोग हमारे मीन्स आंसर राइटिंग जो इनिशिएटिव है उसके साथ जुड़ सकते हो। और उसको जुड़ने के लिए आप लोग बस यहाँ पे एक मेल कीजिए, उसके बाद आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे सारे बच्चे डेली लिखते
हैं, डेली भेजते हैं, और आप अपने बस ये एक तरीके का मैं यहाँ पे प्रोग्राम इसलिए चला रही हूँ क्योंकि अभी मौका है, आप लोग मेंस आंसर राइटिंग कर लीजिए, फिर तो आप लोग 2 महीने पहले जब प्रीलिम्स होगी 27 जून को, उससे पहले हम लोग मार्च से स्टार्ट कर देंगे अपनी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़। विजनाइज की टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी आपकी प्रीलिम्स के लिए, तो वो आपका मार्च या फिर मैं देखती हूँ फरवरी के मिड से ही स्टार्ट कर दूँगी। 14 फेब से मैं सोच रही हूँ कि स्टार्ट करूँ। मैं अनाउंस कर दूँगी आप लोगों को, जिस किसी को भी उसमें भी ज्वाइन होना होगा तो आप लोग ज्वाइन हो लीजिएगा। और जिस बच्चे को कंटिन्यू रखना है अपना इस तरीके का आंसर राइटिंग, तो वो भी कंटिन्यू रख सकते हैं हर मंथ, ये रुकेगा नहीं, हर मंथ आपका एक्सटेंड होते रहेगा। लेकिन आप लोग जुड़ना चाहते हो, अपने प्रैक्टिस को एक अच्छा डायरेक्शन देना चाहते हो, खुद को ट्रैक में रखना चाहते हो, तो आप लोग ज़रूर बेशक यहाँ पे जुड़ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ। पहले कुछ देख लीजिए कि न्यूज़ में क्यों है। BSNL ये अभी स्काइलोटेक इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क होगा इंडिया में। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पहली सैटेलाइट बेस्ड यहाँ पे अब आपको जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यहाँ पे नेटवर्क देखने को मिलेगा। और किन दो के बीच में ये आपका पार्टनरशिप हुआ है, तो BSNL और साथ ही साथ स्काइलोटेक इंडिया, तो ये भी ध्यान रखना है। ये आपका विजन है डिजिटल इंडिया के तहत। इसमें क्या होगा ना कि जो कस्टमर को जो एक तरीके से आप लोग देखते हो कि प्रोडक्ट दिया जाता है, टेलीकॉम सर्विस आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होंगे। ये एक तरीके का सॉल्यूशन है जिसमें कि इंडिया में आप देखो कि कनेक्टिविटी जो है वो मिलियंस तक पहुंच पाएगा, यानी कि अनकनेक्टेड जो मशीन्स है उसके वहाँ तक भी जो सेंसर है, जो इंडस्ट्रियल आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डिवाइसेस है, वो सब जो कनेक्टेड नहीं है ना, वो भी अब कनेक्ट हो पाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है पहले ये समझिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहने का मतलब है कि जैसे आज के डेट में आप लोग देखते हो कि अपने मोबाइल फ़ोन को आप लोग डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका रिमोट ख़राब हो गया है टेलीविज़न का, तो आप लोग अपने रिमोट को ही अपने मोबाइल को ही एज ए रिमोट इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है और सैमसंग की टीवी है, तो आप लोग आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आपका सैमसंग का फ्रिज भी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि पहले से आप लोग देख लो, यानी कि मोबाइल में ही फ्रिज में देख लो कि कहाँ कौन से सामान रखे हुए हैं, उसके बाद जाकर आप सिर्फ उसी पोर्शन को ओपन करो फ्रिज में और वो सामान ले लो। साथ ही साथ आप लोग का अगर एसी भी सैमसंग का है, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, आपको सैमसंग की रिमोट की ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर पहुँचने से पहले ही अपने रूम का एसी ऑन कर दो, जिससे कि थोड़ा चिल हो जाए और घर पहुँचते ही आपको ठंडक मिले, है कि नहीं। और ऑफ़ भी कर दो, अगर आप निकल गए हो और आप भूल गए हो कि आप अपने रूम की एसी ऑफ़ नहीं किए हो, तो आप बाहर भी अपने मोबाइल के थ्रू ऑफ़ कर सकते हो। साथ ही आप लोग जब अपनी गड्डी पे बैठते हो, तो अपनी गड्डी में कुछ लाइटिंग सिस्टम कराए हो या फिर आपको म्यूज़िक वगैरह, तो वो तो कनेक्टेड होता ही है ब्लूटूथ से। लेकिन उसके अलावा भी एप्लीकेशन के थ्रू जो है ना, अब आप लोग देखते हो कि आपकी कार भी स्टार्ट होती है, फ़ोन के थ्रू भी स्टार्ट होगा। यानी कि इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि गैजेट आपस में जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट मीन्स कि एक गैजेट दूसरे गैजेट के साथ जब कम्युनिकेट करने लग रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, एक कुछ चीज़ों का इंटरनेट, और ये जो कनेक्ट होगा ये इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट होगा। ठीक है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कब बात करेंगे, इंटरनेट के हेल्प से बात करेंगे। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे जो आपका काम किया जा रहा है, ये सैटेलाइट बेस्ड यहाँ पे आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसके थ्रू क्या होगा ना कि एक एक कॉर्नर पे जहाँ पे मशीन अगर इंटरनेट से नहीं कनेक्ट हो पा रही है, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुँचा है, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर की तारें नहीं पहुँची है, तो वहाँ पे क्या करना है, सैटेलाइट बेस्ड जो है इंटरनेट प्रोवाइड करना है, जिससे वहाँ के भी लोग जो है आराम से अपने मोबाइल फ़ोन को अपने गैजेट्स के साथ कनेक्ट करके उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी प्रोग्राम लाया गया है। ये आपको देखने को मिलेगा कि मेड इन इंडिया एक सॉल्यूशन है, जिसके थ्रू हम लोग BSNL की जो सैटेलाइट है उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, जो ग्राउंड में इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसके थ्रू हम लोग पूरे इंडिया को कवर करेंगे। यानी कि आप लोग देखते हो कि BSNL का जो टावर है और BSNL का जो सैटेलाइट है उसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग नैरो बैंड की बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इससे क्या है कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इसको सपोर्ट करेंगे, और नीति आयोग का भी प्लान है कि हम लोग को अपना इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिविटी होना चाहिए, जिसमें कि इंडिया का कोर सेक्टर्स भी यहाँ पे कनेक्ट हो पाए। और हम लोग सक्सेसफुली इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं इंडियन रेलवे में, फिशिंग वेसल्स में, और हम लोग अब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे व्हीकल्स को पूरे ऑल ओवर द इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि एक्चुअली ये नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या। तो ये नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक वायरलेस कम्युनिकेशन है, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक स्टैंडर्ड है, और ये आपका एक लो पावर जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वैन होता है, उसके कैटेगरी में ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, दो तरीके की आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा, एक लैन होता है, एक वैन होता है। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब आप लोग अगर किसी कम्युनिटी में रहते हो, किसी अगर आप लोग जैसे
मान लीजिए कि आपका एक कॉलेज कैंपस है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ही छोटा है, उसमें एक बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, एक कॉलेज कैंपस है, थोड़ा प्लेग्राउंड है। तो वहाँ पे जो आपका नेटवर्क कनेक्ट होता है इंटरनेट के थ्रू, वो आप लोग लैन करते हो, यानी कि लोकल एरिया आपका जो है नेटवर्क होता है। लेकिन वही अगर कॉलेज की आप कैंपस देखोगे बहुत बड़ा है, जैसे IIT खड़गपुर, कानपुर, ये सब चले जाइए, तो एक गाँव ही देखने को लगता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने में आपको गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, वहाँ पे अगर इंटरनेट प्रोवाइड करनी है तो लोकल एरिया नहीं चलेगा। लोकल एरिया एक छोटे रेंज के लिए होता है, वहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है वाईफाई में, ठीक है। जैसे हमने कल देखा था कि ब्लूटूथ और वाईफाई में क्या डिफरेंस है। ब्लूटूथ का रेंज कितना होता है, 10 मीटर का होता है, लेकिन वाईफाई का रेंज कितना होता है, 100 मीटर का होता है। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि वाईफाई अगर आप लैन के थ्रू इस्तेमाल करते हो तो उसका रेंज यही होगा, थोड़ा सा लिमिटेड है, 10 मीटर के अराउंड। लेकिन अगर वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू आप वाईफाई इस्तेमाल करते हो तो आपका रेंज ज़्यादा है, जो कि 100 मीटर के अराउंड से भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फाइन। तो यहाँ पे हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे हम लोग लैन तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैन करेंगे, क्योंकि वाइड एरिया को यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू लाना है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका जब बनता है ना तो उसमें जो स्टेटमेंट आते हैं वो यहाँ पे वैन को ना लैन कर देगा, बस आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज तब होगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक दूसरे की चीज़ों को आप इंटरलिंक कर पा रहे हो, तो फिर आपको कोई भी नहीं यहाँ पे ठग नहीं सकता। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा डिवाइस को, और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा की ही ज़रूरत है, छोटी सी यहाँ पे बैंडविड्थ की ज़रूरत है और बैटरी लाइफ की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग देखते हो कि पहले क्या था, CDMA फ़ोन था जिसमें कि आपका इंटरनेट नहीं चलता था, तो उसकी बैटरी बैकअप जो है 2-3 दिन तक, एक दिन चार्ज करो आप लोग 3-4 दिन तक आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हो, अगर ज़्यादा फ़ोन में बात नहीं करते थे तो बैटरी सेव होती थी। जैसे ही हमारा GSM फ़ोन आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, हमारी जो बैटरी बैकअप है ना वो बहुत कम होते गया। आज की डेट में आप अगर फ़ोन को 4G फ़ोन है, 5G फ़ोन है, आप चार्ज करते हो, और हमारी जो आज की डेट में जियो का वाईफाई है, तो फ़ोन तो हमारा पहले जो है मोबाइल डेटा ऑफ हो जाता था, लेकिन आज की डेट में कोई भी मोबाइल डेटा हार्डली ऑफ करते, अगर रात में सोने जा रहे तो ऑफ करते, नहीं तो ऑल टाइम ऑन रहता है। तो इसमें बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा, मतलब कि बैटरी बहुत ज़्यादा खर्च होती है, तो आपको बैटरी बैकअप कम देखने को मिलता है, 3-4 घंटे ही चलता है, उसके बाद आपका जो है बैटरी लो हो जाता है, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों है, तो ये आप लोग समझ रहे हो। इसीलिए जब आप लोग एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियस है कि बैटरी लाइफ आपको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, लो बैंडविड्थ चाहिए, यानी कि एक रूम में अगर आप बैठे हो, वहीं पे आपका टीवी भी है, वहीं पे आपका AC भी है, वहीं पे आपका रेफ्रिजरेटर भी है, मोबाइल भी है, तो फिर आपको ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, तो लो बैंडविड्थ में भी ये काम हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको सर्च फाइंड आउट तो नहीं करना, थोड़े से डेटा में ही ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो ये 2G, 3G और 4G मोबाइल नेटवर्क के साथ एकदम से सही से ये चलेगा। ये अभी आप देखो कि जो लाइसेंस्ड यहाँ पे LTE कंस्ट्रक्ट है, उसके साथ इसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता। और आप देखो कि इसको 3 तरीके से काम किया जा रहा है। ये एक इंडिपेंडेंटली होगा, यानी कि स्वतंत्र रूप से काम करेगा, और 200 जो किलोवाट ये किलो हर्ट्ज़ जो बैंड है ना, ये अनयूज्ड है, और इसको पहले भी आप देखो कि GSM में इस्तेमाल किया गया था। GSM स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। LTE बेस अगर स्टेशन देखें तो ये एक रिसोर्स ब्लॉक में एलोकेट किया गया है, जो कि NB-IoT ऑपरेशंस है, और ये एक गार्ड बैंड में है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कहाँ क्या जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइसेंस्ड LTE कंस्ट्रक्ट है ना, इसके ऊपर ये ऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन इसके अलावा भी 3 ऑप्शन है जिसमें से एक में ये ऑपरेट ज़रूर करेगा। तो LTE कंस्ट्रक्ट जो लाइसेंस LTE है उसके ऊपर ये आपका ऑपरेट नहीं करेगा। कहने का क्या मतलब होता है, LTE जैसे आज के डेट में आप 4G नेटवर्क यूज़ करते हो तो आपके मोबाइल के ऊपर ये LTE देखने को मिलता है। ये होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। जब हम लोग को 3G से 4G में कन्वर्ट होना था, तो उसके लिए हमें एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होता है, जिसके थ्रू हम लोग हाई स्पीड इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकें, लेटेंसी कम हो। इट मीन्स कि जो भी डेटा आप लोग डाउनलोड करते हो, जो भी डेटा आप लोग ट्रांसफ़र करते हो, इसमें आपको कम टाइम लगे, तो उसको लेटेंसी कहते हैं। तो लेटेंसी कम हो, हाई स्पीड हो, तो ये सारी चीज़ों की और ये सारी फैसिलिटी लेने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस टेक्नोलॉजी को हम लोग लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसलिए आपके मोबाइल में जो है ना LTE ऊपर में देखने को मिलता है, बहुत सारे नेटवर्क में ये दिखाती है। लेकिन आप ये समझो कि आप लोग जो 4G नेटवर्क यूज़ कर रहे हो ना, वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके मोबाइल में LTE टेक्नोलॉजी इंक्लूड है। LTE टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग 4G नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। LTE के थ्रू आपको 4G नेटवर्क नहीं मिलता है, LTE टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लोग को 4G नेटवर्क मिलता है, ठीक है। तो ये बातें हुई।
तो LT जो लाइसेंस्ड LTE है ना, उसके ऊपर ये काम नहीं करेगा, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकता है, जैसे थ्रू 2G 3G के साथ। या फिर यहाँ पे आप लोग देखो कि LTE बेस स्टेशन जो कि यहाँ पे रिसोर्स ब्लॉक में अगर कहीं पे भी रिसोर्स ब्लॉक में ये एलोकेट है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही जो पहले GSM में इस्तेमाल होता था, तो GSM में आप लोग देख सकते हो 2G नेटवर्क आप लोग यूज़ कर सकते थे इंटरनेट, तो जिसमें आपका GSM में इस्तेमाल होता था, उसमें भी ये इस्तेमाल हो सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा 4G या 5G टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए, ये नैरो बैंड कहा जा रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर आप लोग देखोगे ना, तो हाँ, कहीं कहीं आप लोग देख सकते हो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को 4G और 5G में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये नैरो बैंड है, नैरो बैंड मीन्स पतला सा बैंड है, जिसमें कि आप कम भी आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी मिले तो भी आप लोग इसको अपने गैजेट्स में कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है नैरो बैंड का। क्या क्या है, जैसे हमारी यहाँ पे सरकार की प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जैसे कि स्ट्रीट लैंप को कनेक्ट करना है, डस्टबिन हर एक जगह लगानी है, तो ये सारा काम भी यहाँ से हो सकता है। स्मार्ट मीटरिंग है, आज के डेट में आप लोग देखते हो कि आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, हालांकि अभी पूरी तरीके से कवर नहीं किया गया, पहले कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल प्लेसेस, ये सारी जगह पे इसको कंप्लीट किया जा रहा है। तो स्मार्ट मीटरिंग होगा, यानी कि पहले आप लोग जो है इसमें प्रीपेड करो, यहाँ पे आप लोग रिचार्ज करो कि एक महीने में आप लोग कितना बिजली इस्तेमाल करोगे। 4,000 का इस्तेमाल करते हो तो 4,000 रुपये आप लोग जो है पहले प्रीपेड कर लो, उस हिसाब से आप लोग का जो है आपका वो कंज्यूम होते रहेगा। तो ये आपका स्मार्ट मीटरिंग इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर के लिए लगाया जा रहा है। फार्म अलार्म है, फायर अलार्म है, आग लगती है तो अलार्म ऑटोमेटिक बज जाता है। हेल्थ पैरामीटर्स को मेज़र किया जाएगा, और साथ ही पर्सन को, एनिमल को और कुछ ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रैक करने में यहाँ से आसानी होगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इस्तेमाल करके। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इस फिगर के थ्रू बताया गया है कि जो ये NB इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसमें क्या क्या है। तो बिलियंस ऑफ कनेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 150,000 पर सेल कहा जा रहा है। ये आपका जो कनेक्शन है ये काफ़ी सिक्योर और रिलायबल है। साथ ही साथ आप देखो कि डीप पेनिट्रेशंस है, इट मीन्स कि इसका जो आपको पहुंच देखने को मिलेगा वो बहुत लॉन्ग रेंज तक है, और कवरेज आपका बहुत ही ज़्यादा हद तक है, यानी कि इंडोर घर के अंदर भी आप ये इस तरीके का नेटवर्क बिछाया जाएगा कि घर के अंदर भी बैठे बैठे आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपका अंडरग्राउंड घर भी है, यानी कि धरती के अंदर भी आपका घर है, तो वहाँ पर भी बैठ के आप इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे क्या है कि इसको आप लोग सेल्यूलर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जिससे कि बेटर तरीके से, इजी तरीके से इसको डिप्लॉय कर सके। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड है लो पावर कंजप्शंस के लिए। 10 साल की यहाँ पे बैटरी लाइफ होगी, और अच्छे से कम कंजप्शन यहाँ पे होगा, बिजली बिल कम यहाँ पे आपका आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। साथ ही आप लोग देखो कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल अप्लाइंसेस से भी इसको कनेक्ट किया जाएगा। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो बात है, मैं पहले ही आपको बता दी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है। अब क्या है कि इंटरनेट के थ्रू जो है ना, सारी डेटास को कनेक्ट किया जाएगा और शेयर किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक लाइट बल्ब जो कि आप देखते हो कि स्विच ऑन किया जाता है एक स्मार्टफोन ऐप को इस्तेमाल करके। जैसे अगर आप लोग के पास ये नहीं है, लाइट चली जाती है, तो आप लोग पहले क्या कैंडल ढूंढते थे, लालटेन ढूंढते थे, लेकिन आज के डेट में वो ज़रूरत नहीं है। एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप लोग नाइट बल्ब को ऑन कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन जब आप लोग अपना ऑन कर रहे हो, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइस में कर रहे हो, तो ये एक मोशन सेंसर है, स्मार्ट थर्मोस्टैट है आपके ऑफिस में, और कनेक्टेड स्ट्रीट लाइट के साथ। इट मीन्स कि आप लोग समझ सकते हो कि इस तरीके का एप्लीकेशंस के थ्रू क्या है कि अब आप लोग के पास खुद ही मोबाइल है, उसी में आप लोग सारी चीज़ों को, गैजेट्स का ही इस्तेमाल कर रहे हो, इंटरनेट का इस्तेमाल, इंटरनेट को यूज़ करके। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये इतना ज़रूरी भी नहीं है कि यहाँ पे इंटरनेट को कनेक्ट किया जाए, लेकिन हाँ, ये नेटवर्क ऑफ थिंग्स पे ये आपका काम करेगा, ठीक है। ये नेटवर्क ऑफ थिंग्स है। आप लोग हर समय नहीं देखोगे कि इंटरनेट का ज़रूरी है। जैसे अगर आपको डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपके पास लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो आप लोग आराम से, अगर एप्लीकेशन है ना, तो उसमें भी आप लोग अपना बल्ब जला सकते हो, ठीक है। ये नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ी बेनिफिट यही होती है कि पावर एफिशिएंसी होता है। पावर बहुत हद तक यहाँ पे सेव होता है। कॉस्ट सेविंग आपको देखने को मिलेगा। अगर पावर यहाँ पे सेव हो रहा है, इट मीन्स कि लेस पावर, यानी कि आपका जो है यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल, और डिजिटल जो एनालॉग जो कन्वर्जन है वो यहाँ पे कम हो पाएगा, बफरिंग कम हो पाएगा, और अल्टीमेटली यहाँ पे जो कॉस्ट है वो यहाँ पे सेव हो पाएगा।
सिक्योर और रिलायबल की बात की जा रही है, यानी कि सारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर्स जो मोबाइल नेटवर्क की है उससे यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। यानी कि आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी, ऐसा नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी जो है कहीं रिवील हो जाएगी। ऑथेंटिकेशन यहाँ पे पूरी तरीके से है, आपकी डेटा बिल्कुल सिक्योर है। तो ये एक इस तरीके की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आपके डेटा के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कनेक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लार्ज फ्लीट्स ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। 150,000 कनेक्शंस पर सेल है यहाँ पे। रेलेबिलिटी भी है, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो यूज़र्स के लिए रेलेबिलिटी है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है, और लाइसेंस जो स्पेक्ट्रम है उसके थ्रू ये इम्प्रूव होते हुए दिखेगा आपको। वाइडर डिप्लॉयमेंट है, बहुत लार्ज, क्योंकि ये नैरो बैंड है, पतली सी बैंड है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ईजिली तरीके से बहुत दूर तक इसको आराम से हम लोग इसको लिंक कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे सेंसर से जो है ना बेटर कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी बेस स्टेशन का। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको बेनिफिट सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को समझ लिए कि नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या, ठीक है। अब ये आपको समझना है कि यहाँ पे हमारी जो BSNL है और स्काइलोटेक है, इसके द्वारा यहाँ पे मिलकर पहली सैटेलाइट भेजी जा रही है जो कि नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर होगी, ठीक है। ये काफ़ी अफोर्डेबल है, इनोवेटिव टेलीकॉम सर्विस के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, प्रोवाइड करेगा, हेल्प मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा, बहुत तरीके से यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको इस टॉपिक में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में जो कि है हेल्थ डेटा। तो हेल्थ डेटा कहने का क्या मतलब है? रिसेंटली हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी ये लॉन्च किया गया है। इससे पहले नेशनल डिजिटल हेल्थ पॉलिसी आई थी, उसी को देखते हुए यहाँ पे एक और पॉलिसी लाया गया है जिसको कि हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी कहा जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो ऑलरेडी हमारे यहाँ मिशन है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो इसके बारे में समझते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है हमारे सरकार की एक प्रोजेक्ट है, जिसको ये आपका जो एक पहले ही से कानून है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, उसी के तर्ज पर इसको लाया गया है। इसमें क्या है ना कि जो इंटायर हेल्थ केयर इकोसिस्टम है हमारे कंट्री की, उसको डिजिटाइज की जाएगी। साथ ही साथ इससे क्या हो पाएगा कि हम लोग एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रख पाएंगे। इट मीन्स कि अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, आपको मान लीजिए कि कोई भी बीमारी है, जैसे कि आपको नहीं होनी चाहिए, लेकिन जस्ट सपोज़ कि किसी इंसान को कोई बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है। तो अगर फंगल इन्फेक्शन पूरे बॉडी में हो गई है, इट मीन्स कि आपको बहुत टाइम लगेगा उसको क्योर करने में। तो बार बार डॉक्टर के पास जाना है, एक महीने में, 15 दिन में, या फिर कभी कभी 3 महीने 4 महीने में भी बुलाते हैं। तो हर बार आप जाते हो तो क्या करते हो, पहले की जो रिसिप्ट है उसको लेकर जाते हो, ठीक है। और पहले का जो आपका चेकअप वगैरह हुआ है, वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह, अगर आपका MRI भी हुआ है, CT स्कैन हुआ है, तो वो सारे रिपोर्ट आप लोग लेकर चलते हो डॉक्टर के पास। लेकिन अब आपको क्या करना है ना कि ये सारे रिपोर्ट्स को आपको फिजिकली ढोने की ज़रूरत नहीं है, कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि आपको एक हेल्थ ID कार्ड दे दिया जाएगा। उसमें क्या है ना कि आपका डिजिटली रिकॉर्ड होगा। जब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है तो अब ये झमेला नहीं है कि हाँ ये वाली पेपर छूट गई, ये वाली रिपोर्ट छूट गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बस हेल्थ ID कार्ड लेकर जाना है, वहाँ पे अपना नाम दिखाना, ID कार्ड दिखाना है। उसको जैसे ही स्वाइप किया जाएगा, जैसे आज के डेट में आप लोग जो है मनी को देने के लिए स्वाइप करते हो, तो उसको भी स्वाइप किया जाएगा, तो आपकी सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी कि उस डॉक्टर के पास आपने कितना विजिट किया। आपकी सारी जितनी भी रिपोर्ट है वो ऑनलाइन उन्हीं के पास जो है उनके डेस्कटॉप में वो सारा सेव रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि अब आप लोग के पास बर्डन कम हो गई, डॉक्टर के पास भी ये बर्डन कम हो गया, रिकॉर्ड रहेंगे आपके सारी चीज़ों का। कहीं से भी जो है एक तरीके का होता है ना कि करप्शन वगैरह कुछ भी होने की चांसेस यहाँ पे नहीं है। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है जो कि सरकार के द्वारा लाया गया था। इसी को देखते हुए ये हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी ये पहली स्टेप है जो कि यहाँ पे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के गाइडलाइंस के ऊपर लाया गया है। और जो प्रिंसिपल है इसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग डिजिटली रखने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहली बात निकल कर आती है कि डिजिटल अगर हम लोग इसको रख रहे हैं तो हमारी डेटा कितने हद तक सिक्योर है, कितने हद तक वो जो है आपका प्राइवेट मोड में है। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मार्क होते हैं। और ये जब आपका मिशन निकल कर आया था तो इसमें भी ये कहा गया था कि हमारे भारत में अभी तक डेटा प्रोटेक्शंस के ऊपर कानून नहीं है। तो अगर किसी भी लोग का डेटा यहाँ से रिवील होता है, लीक होता है, मिसयूज़ होता है, तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल। तो इस टॉपिक और इस क्वेश्चंस को यहाँ पे काउंटर करने के लिए इस तरीके का पॉलिसी लाया गया है कि ठीक है, जितने भी पेशेंट की यहाँ पे डिटेल्स होगी, डेटाज होगी, उनको कहीं से भी जो है आप देखो कि एक सिक्योरिटी पर्पस रहेगा, सिक्योर हो पाएंगे सारे यहाँ पे सारे डेटाज को। कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपका डेटा यहाँ पे ख़राब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो वही चीज़ है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लाना है, लोगों को बताना है कि उनका प्राइवेसी मेंटेन है, सिक्योरिटी है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपका डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत लाया है, ठीक है। अब आप समझ गए कि ये दोनों पॉलिसी में क्या डिफरेंस है।
अब देखते हैं कि हेल्थ डेटा होता क्या है और क्यों इसको जो है अप्रोप्रिएट हैंडलिंग और रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो हेल्थ डेटा को हम लोग ब्रॉडली कंसीडर करते हैं किसी भी टाइप ऑफ डेटा जो कि हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड है और पर्सनल चॉइस से रिलेटेड है कि आप कहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो। जैसे आप लोग को कुछ भी होता है, जैसे किसी को भी हार्ट अटैक आता है ना, तो सबकी अपनी माइंड सेट होती है कि हार्ट अटैक आया तो ये वाली हॉस्पिटल अच्छी है, ये वाली हॉस्पिटल अच्छी है। आपकी जिस भी एरिया में जो भी हॉस्पिटल है, आपको जो अच्छा लगता है आप वहीं जाते हो। तो ये इसका मतलब क्या है कि पर्सनल चॉइस होता है कि आप खुद के लिए कहाँ ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो। साथ ही हेल्थ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए और पॉलिसी नंबर भी होनी चाहिए। सारे तरीके का जो ट्रीटमेंट रिपोर्ट होता है और साथ ही साथ ट्रीटमेंट रिपोर्ट के बाद अगर डेथ का भी कोई कारण होता है तो उसका भी रिपोर्ट होता है। सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होती है जिसके ऊपर हम लोग हेल्थ और वेलनेस को देखते हैं। हिस्टोरिकली हेल्थ केयर बैकग्राउंड होता है, जैसे कि आप लोग को ये पता है और आप लोग के भी घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ के और कोई डिजीज़ जो कि पास्ट ईयर से चलते आ रहा है उसके भी पेशेंट होंगे ही। जैसे आप लोग देख सकते हो कि डायबिटीज़ है वो होंगे ही, ये सब जेनेटिक और आपको हिस्टोरिकल हेल्थ केयर बैकग्राउंड देखने को मिलता है कि आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी ये होगा, आपके बाद आपके जनरेशन्स को भी ये सारी बीमारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं अपने मम्मी पापा से। तो इसको हम लोग कहते हैं हेल्थ डेटा। ठीक है, आप लोग समझ गए कि हेल्थ डेटा किसको कहते हैं। आपका अगर कोई भी आपको बीमारी है, बीमारी भी नहीं तो कोई भी, जैसे कि आप लोग देखते हो कि एक्ने के लिए भी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो एक्ने प्रॉन के लिए भी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसका भी आप लोग जो है अपना चॉइस करते हो कि किस डॉक्टर के पास जाना है। आपका हेल्थ का स्टेटस देखा जाता है, आपके फेस का स्टेटस, आपके पिंपल्स का स्टेटस, ये सारी चीज़ें होती है और टाइम टू टाइम आपको विजिट भी करना होता है। उनका एक कोर्स दिया जाता है कि 3 महीने का आप खाओ, 1 महीने का खाओ, उसके बाद हमसे आकर मिलो। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग हेल्थ डेटा कहते हैं। अब इस डेफिनेशंस को यहाँ पे क्लियर किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो कि हेल्थ डेटा को रेगुलेट करने में ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ डेटा को रेगुलेट किया ही जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी कुछ फॉलोइंग इश्यूज़ हैं। क्या इशू है? सबसे पहले अगर आप लोग का ऑनलाइन कहते हैं कि आपके डेटा को ऑनलाइन रखा जाएगा, तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आता है कि आर्टिकल 21 हमारे संविधान के तहत राइट टू प्राइवेसी की बात की जाती है। तो अगर किसी के पास हमारी डेटा ऑनलाइन रखी जा रही है तो कितना हद तक हमारी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन है, कहीं वो रिवील तो नहीं हो रही है, कहीं वो मिसयूज़ तो नहीं हो रही है। बहुत हद तक जो है हम लोग इस बारे में सोचते हैं। और एक सेंसिटिव नेचर ऑफ डेटा है, यानी कि आप लोग देखो कि हर किसी के अगर आप लोग नेगेटिव पॉइंट को पकड़ लेते हो ना, तो उस इंसान को आप ब्लैकमेल आसानी से कर सकते हो। ये तो चीज़ आप जानते हो, उसको अपने काबू में ला सकते हो। तो हेल्थ एक ऐसा इशू है ना, जो कि आप लोग देखो कि किसी को भी अगर किसी भी तरीके की बीमारी है तो उससे अगर किसी तरीके का फ़ायदा उठाना है तो आप उस बीमारी को ज़रूर कहीं ना कहीं इस्तेमाल, उनके डेटा को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक तरीके का थ्रेट होता है। ठीक है, तो हेल्थ डेटा अगर हम किसी इंडिविजुअल का देखें तो उसमें इन्फॉर्मेशन होता है, पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन होगी आपका। यानी कि आप जो भी आपको स्लिप दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, तो उसमें आपके नाम होता है, आपका आपका एज होता है, आपका सेक्स होता है कि आप मेल हो फीमेल हो, और साथ ही साथ आपको किस तरीके की बीमारी है, क्या क्या आपको मेडिसिन चल रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें आपको दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि अगर इसको ऑनलाइन रखा गया है तो क्या पता आपका इस डेटा को वर्ल्ड में शेयर किया जा रहा है, इस तरीके की डेटा लीक हो सकती है। और अगर मान लीजिए कि किसी को इस तरीके का HIV तरीके की प्रॉब्लम है, HIV कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। HIV पेशेंट्स के साथ आप लोग बैठ के खा सकते हो, आराम से घूम फिर सकते हो। ये कोरोना वायरस से तो काफ़ी हद तक अच्छा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई, HIV की वैक्सीन नहीं आई है। प्रॉब्लम यही है हमारे कंट्री में। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ क्या है ना कि एक सोशल स्टिग्मा है। लोग अगर सुन लेते हैं कि अच्छा इसको HIV है, अच्छा इसको TB है, तो TB से चलो, TB पेशेंट से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, बट नॉट फ्रॉम HIV पेशेंट। लेकिन लोग फिर भी ऐसा दिमाग में बैठा रखे ना कि HIV पेशेंट से डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। तो अगर किसी को HIV भी होता है ना तो वो दूसरे को बताते नहीं हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ऐसी ही सबकी माइंडसेट है। तो आप समझो कि इस तरीके की डेटा अगर रिवील हो जाती है तो कैसे लोग उनको लेकर जो है वो रिएक्ट करेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है। साथ ही दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इंडिविजुअल जो है ना डेटा के ऊपर अपनी कंट्रोल लॉस करते जा रहे हैं। जैसे मैं आप लोग को भी एग्जांपल देती हूँ कि बहुत फ्रिक्वेंटली आप लोग अपनी फ़ोटोज़ और अपनी जो भी अपनी जो भी डे टू डे लाइफ की जो भी आप लोग करते हो, उन सारी चीज़ों को सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हो। चाहे फेसबुक में करो, व्हाट्सएप में करो या फिर इंस्टा में करो, ना जाने कहाँ कहाँ आप लोग कर देते हो। लेकिन मैं आप लोग को बताऊँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग कई बार मुझे कहते हो कि मैम आपको देखे नहीं है, आपसे कनेक्टिविटी फ़ील नहीं होता है। मैं बहुत मुश्किल से 1 आध 2 फ़ोटो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि
ठीक है, यूट्यूब में ही मैं अपनी फ़ोटोज़ को शेयर करती हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि ठीक है, आप लोग देखो एक काइंड ऑफ कनेक्टिविटी फ़ील होता है, आप लोग को भी तो पता होना चाहिए ना कि इस आवाज़ के पीछे है कौन? तो इसलिए मैं कभी-कभी फ़ोटोज़ मैं अपनी शेयर करती हूँ, बट कंटिन्यूअसली नहीं करती हूँ। बहुत सारे बच्चे जो नए जुड़ते हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि मैं कैसी दिखती हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें होती है क्योंकि देखिए, सारी चीज़ों को आप लोग ओपन करके नहीं रख सकते हो प्लेटफ़ॉर्म में, क्योंकि ये भी एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ही है। तो कहीं न कहीं हाइड करके रखना पड़ता है, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मुझे भी तो अपनी प्राइवेसी की चिंता है ना। तो वही चीज़ है कि आप लोग भी जो ओपन अप करके रख देते हो हर एक चीज़ को सोशल मीडिया में, तो ये नहीं करना ये नहीं होना चाहिए। आप लोग को अपनी डेटा को प्रोटेक्ट करना समझ में आना चाहिए कि आप लोग अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये भी बात है। साथ ही पुअर रिकॉर्ड है, यानी कि अगर हम लोग हेल्थ डेटा के मेंटेनेंस के ऊपर देखें तो पुअर रिकॉर्ड है, क्योंकि अब तक इसको रेगुलेट नहीं किया गया। और हेल्थ डेटा में आप ये देख सकते हो कि शेयरेबिलिटी जो है ना, वो बहुत ही पुअर है। तो इन्फॉर्मेशन जो हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इससे इनकन्वीनियंस या फिर डायग्नोस्टिक की जो डुप्लीकेशंस है, या फिर ट्रीटमेंट में डिले निकल कर आ रहा है, या फिर खर्चे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेनली देखने को मिलता है। तो अगर रिकॉर्ड लॉस हो गया और डिले हो गया, तो फिर इसका कौन यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, और इससे कहीं ना कहीं पेशेंट को भी हार्म हो सकता है। मीन्स ऑनलाइन डेटा ही तो है ना, आप लोग भी देखते हो कि आपका कभी ना कभी सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो आप लोग को पूरी तरीके से लैपटॉप का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोग को न्यू इंस्टॉल करानी पड़ती है। हालांकि सारी डेटा रिट्रीव हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ सी ड्राइव में अगर कुछ डेटा आपने रख दिया और उसको आप भूल गए हो कि कहीं और कॉपी पेस्ट करना है, तो वो डेटा आपका लॉस हो जाता है, बहुत मुश्किल से वो रिट्रीव हो पाता है, नहीं ना के बराबर ही हो पाता है। ठीक है, अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया, तो फिर तो आपका सी ड्राइव से जो डेटा है वो रिट्रीव नहीं कर पाओगे। तो क्या पता कि डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं कि ऑनलाइन वो सारी डेटाज़ को रखेंगे, कल को सिस्टम ख़राब हो गया, उनका लैप ही ख़राब हो गया, डेस्कटॉप ख़राब हो गया, और पूरी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलना पड़ा, और वापस जो है पुराने डेटाज़ को वो रिट्रीव नहीं कर पाए, तो फिर पेशेंट को तो हार्म होगा ना। हम लोग तो फिर पेपर लेके दौड़ेंगे नहीं, हम लोग अपने पास भी पेपर नहीं हमारे पास है, सारी कुछ डॉक्टर के पास है, और डॉक्टर के पास जो है इस तरीके से डेटा लॉस हो जाएगा, तो फिर कैसे ये काम होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी इशू है। साथ ही साथ इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो पर्सनल हेल्थ डेटा है ना, ये जनरेट हो रहा है। यानी आप लोग देखते हो कि हर कोई दूसरा व्यक्ति जो है किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हर एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं ना, तो आप मैक्सिमम ये देख सकते हो कि 3 लोग जो है डॉक्टर के पास दौड़ ही रहे हैं, किसी ना किसी इशू को लेकर, कभी ना कभी दौड़ते ही है। और कुछ नहीं तो आपको फ्री में कोल्ड एंड कफ एंड कोल्ड हो ही जाता है, तो फिर भी आप लोग जाते ही हो। हालांकि कोई आज के डेट में उतना डॉक्टर के पास नहीं जाता, खुद ही सबको इतने अच्छे डॉक्टर बन गए हैं। तो ये सारी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन फिर भी जो हेल्थ डेटा का इम्पोर्टेंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे कि डे बाय डे ये बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि डेटा बेस्ड अप्रोच है। और जो कोविड-19 की आउटब्रेक हुई है ना, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा हद तक आप देखोगे कि अप्रोच ये बढ़ चुका है। क्योंकि कोविड-19 में आप लोग देख सकते हो कि किसी भी चीज़ को आप टच करते हो तो पहले सैनिटाइज़ करो। तो बेटर है ना कि कोविड-19 के बाद ये समझ में आए कि डिजिटल वर्ल्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोविड-19 से पहले जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स थे, जो ऑनलाइन मेडिसिन आप शॉप कर सकते हो, क्या नहीं आज के डेट में आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। अगर ये सारी फैसिलिटी नहीं होती, तो क्या आप लोग कोविड-19 का जो लॉकडाउन का पीरियड था, क्या आप उसको झेल पाते? नेटफ्लिक्स ये सारी चीज़ें नहीं होती, ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं होता, ऑनलाइन आपके गेमिंग जोन नहीं होते, और साथ ही साथ ऑनलाइन आप लोग सारी चीज़ें तो आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर इस तरीके का ट्यूशन्स भी ऑनलाइन नहीं होता, यूट्यूब नहीं होता, और भी सारे प्लेटफॉर्म है वो सारे नहीं होते, तो क्या आप लोग मतलब कि जो एग्ज़ाम का भी टाइम था और लॉकडाउन था, जिसमें कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल सब कुछ बंद थे, तो क्या ये पॉसिबल हो पाता कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइजेज होती, और प्रॉब्लम नहीं, वो महा प्रॉब्लम होता अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। तो कोविड-19 ने हमें ये सिखा के गया। अगर आपसे कोई पॉजिटिव पॉइंट पूछे तो ज़रूर ये बताइएगा कि सारे लोग जो है ना कहीं डिजिटल वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ पाए। डिजिटल होना, डिजिटाइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके टाइम को भी बचाता है, ये आपके एनर्जी को भी बचाता है, और कहीं न कहीं इससे ज़्यादा एफ़िशिएंट हमारे काम हो पा रहे हैं, ठीक है? तो यही चीज़ें हैं। साथ ही साथ आप देखो कि करंट स्टेटस क्या है हमारे यहाँ पे हेल्थ डेटा इकोसिस्टम का। तो अगर हम लोग हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी के पहले देखें, तो हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा डिजिटल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर एक्ट 2018 में प्रोवाइड किया गया था कि लोगों की जो प्राइवेसी है और जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल बने रहेगी, उसमें किसी भी तरीके का डर नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ 2018 में ही प्रस्ताव लाया गया था कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया जाएगा। हालांकि अभी तक ये कानून बना नहीं है, लेकिन देखते हैं कब ऐसा शुभ काम हो पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है।
साथ ही आप लोग देखो कि हमारे यहाँ एक हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को भी बनाया गया है, जिससे कि डेटा को बेटर तरीके से यूज़ किया जा सके। साथ ही नेशनल हेल्थ पोर्टल भी है, जिसका एम है कि एक सिंगल पॉइंट एक्सेस हो आपका सारा हेल्थ इन्फॉर्मेशन का, यानी कि सिटीजन का, स्टूडेंट का, हेल्थ केयर प्रोफेशनल का, रिसर्चर्स का, सारे हेल्थ इन्फॉर्मेशन को आप एक ही जगह एक्सेस कर सकते हो। अब आप लोग मुझे बताओ कि पोर्टल और वेबसाइट के बीच में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा सोचो, पॉज कीजिए, कुछ पॉइंट्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जो भी ध्यान आ रहा है, क्योंकि अभी मैं इसको डील कर दूंगी। कुछ फिर बच्चे पूछने लगते हैं कि मैम क्वेश्चन पूछ के आप छोड़ देते हो, आंसर नहीं बताते हो। तो देखिए, पोर्टल्स और वेबसाइट की अगर बात करें, आप लोग लिख लियो ना कमेंट बॉक्स में, आप लोग सोच भी लियो, थोड़ा सा सोच लिया कीजिए। जब भी कोई क्वेश्चन अराइज होती है ना, तो उसको सोचिए कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो, अब तक आप कितना सीखे और कितना खुद को समझा पा रहे हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बस यहाँ पे बैठ कर लेसन को आधे घंटे 1 घंटे का जो होता है उसको सुन के निकल गए और अपने माइंड को एक्सरसाइज नहीं किए, तो फिर ये आपका वर्थलेस है, आपको कल के डेट में ये काम नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा माइंड एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है जब भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। तो देखिए, पोर्टल क्या होता है ना, पोर्टल एक तरीके का, आप देखो कैसे आपका वेबसाइट ही ओपन होता है। इसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे एक फील्ड के। जैसे यहाँ पे हेल्थ का बताया जा रहा है ना, तो हेल्थ से रिलेटेड हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि सरकार के द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, और हमारे और आपके घर में जितने भी लोग हैं, हमारे समाज में जितने लोग हैं, देश में जितने लोग हैं, उसमें बच्चे कितने ज़्यादा किस बीमारी से ग्रसित है, महिलाएं किस तरीके से किस बीमारी से जूझ रही है, क्या बीमारी सबसे ज़्यादा चल रहा है, कौन सी बीमारी कम चल रही है, कैसे हम लोग को प्रिकॉशन करना है, क्योर करना है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एक ही जगह, एक क्लिक पे, एक पोर्टल पे दिख जाएगा। वेबसाइट में क्या होता है ना, वेबसाइट में ऐसा नहीं होता, एक जगह आपको सब नहीं मिलता। वेबसाइट में आप जाके सर्च करते हो, जैसे कि अगर आप लोग को यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में सर्च करना है, तो आप इसको टाइप करोगे, उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वेब पेजेस ओपन होकर देखने को मिलेगा। वेब पेजेस की यहाँ पे आपको ऑप्शन आती है, फिर आप उसको ओपन करते हो, फिर उससे आप लोग रीड करते हो। तो एक बार में आप एक ही इन्फॉर्मेशन के बारे में जान पाते हो, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको एक जगह इकट्ठे नहीं मिलता है। तो इसलिए आज के डेट में आप देखोगे कि सरकार जो है ना, वेबसाइट्स को छोड़कर पोर्टल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि पोर्टल क्या है ना, इजी टू एक्सेस है, इजी टू गेट इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम है, कि आप सारी चीज़ों को एक लेस टाइम में भी गेन कर सकते हो। साथ ही पोर्टल में क्या होता है कि आपको लॉगिन करने की ज़रूरत है, और वेबसाइट में आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आप लोग डिफ्रेंशिएट करते जाइए, इससे आप लोग को बेटर समझ में आएगा। अब देखते हैं कि क्या क्या एफर्ट्स यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है हेल्थ डेटा चैलेंजेस, जो कि आज के डेट में इंडिया में प्रिवेल है। यानी कि हेल्थ डेटा की चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहले फ्रेगमेंटेड डेटा है, यानी कि हेल्थ केयर डेटा अगर हम लोग इंडिया में देखें तो छोटी छोटी है और स्कैटर्ड है, यानी कि हमारे यहाँ बहुत बड़े मात्रा में लोग हैं, और उसके साथ साथ आप लोग देखो कि डायग्नोस्टिक सेंटर बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, फार्मासीज़ है, तो इन सब की डेटाज बहुत ज़्यादा है और छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। साथ ही आप देखो कि मल्टीपल एंटिटीज़ है हेल्थ केयर डिलीवरी में, यानी कि सेवरल डिस्टिंक्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो डिलीवरी चेन में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशंस भी आपको देखने को मिलता है, इंटरमीडियरीज भी होते हैं, आशा वर्कर्स जैसे टाइप के लोग, कि जैसे एक पेशेंट है और डॉक्टर है, इसके बीच में आप लोग देखते हो कि आशा वर्कर होती है, जो कि यहाँ पे पेशेंट को सारा इन्फॉर्मेशन देती है, टाइम टू टाइम अगर किसी को ज़्यादा सीरियस है तो इंजेक्शन भी देती है, एनेस्थीसिया भी देती है। तो आशा वर्कर को ये सारे कुछ बेसिक काम भी सिखाया जाता है, जिससे कि आप देखो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन चैलेंजेस सिस्टम में निकल कर आती है। आज के डेट में डेटा जो है ना वो सिलॉस है, क्योंकि लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी है। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ आईटी सिस्टम तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, लेकिन एक तरीके का एबिलिटी होना चाहिए ना, कि एक हॉस्पिटल जो है दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सके डिफरेंट लोकेशन में। मान लीजिए कि एक महाराष्ट्र में है, एक दिल्ली में है, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि वेदांता अगर महाराष्ट्र में है हॉस्पिटल और वेदांता दिल्ली में भी है, तो ये दोनों जो है ना आपस में कम्युनिकेट कर सके, ऐसा बहुत कम होता है। जैसे आप एम्स देखते हो तो न्यू न्यू जो एम्स खुलती है, अभी जैसे आपको देखने को मिलेगा कि पटना में एम्स है, दरभंगा में एम्स है, और भी बहुत ज़्यादा आपको सिटीज़ में देखने को मिलेगा कि एम्स ओपन हो रहा है। लेकिन पहले जो ऑलरेडी एम्स था, दिल्ली का एम्स जो है, पहले पुराने जो एम्स है वो आपस में कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो भी बहुत लिमिटेड ही देखने को मिलेगा। लेकिन जितने न्यू हॉस्पिटल उसी ब्रांच के ओपन होते हैं ना, तो उसमें कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। तो डेटा आपको देखने को मिलेगा कि एक तरीके का सिलॉस है, यानी कि बिना यहाँ पे आपका इंटरऑपरेबिलिटी में, यानी कि बिना कनेक्टिविटी के भी आपको जो है एक स्टैटिक डेटा देखने को मिलेगा। साथ ही ओवरऑल पॉलिसी की कमी होती है, हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों के लिए छोटी छोटी पॉलिसी आती है। एक
एक टॉपिक के लिए हेल्थ में ही आप देखो तो हज़ार तरीके के कानून आपको देखने को मिलते हैं, हज़ार तरीके के आपको जो है योजना देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक फील्ड में सिर्फ एक ही, अगर हेल्थ की बात करें तो उसके लिए एक ही योजना होनी चाहिए, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, महिलाओं की शिक्षा की बात करें तो एक ही योजना होनी चाहिए। ऐसा आपको हमारे कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा। हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए एकदम से आपको जो है दर्जन के भाव में कानून देखने को मिलेंगे और दर्जन के भाव में योजना भी देखने को मिलेगा, तो इसकी भी प्रॉब्लम होती है। साथ ही मल्टीपल डेटा हैंडलिंग एंटिटीज़ का बनाया जाता है। इट मीन्स कि आप देखो कि बहुत सारे नेशनल डेटा सिस्टम हैं, जैसे कि मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है, जो कि यहाँ पे आपका हैंडलिंग, यहाँ पे आपका इसको बहुत तरीके की चीज़ के साथ इसको आपका जो है तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे आपका सिस्टम निकल कर आता है, जैसे कि मदर और उनके बच्चों को ट्रैक करने का सिस्टम, ये आपका अलग अलग तरीके से होता है, यानी कि मल्टीपल डेटा हैंडलिंग एंटिटीज़ होती है, यानी कि एक ही फील्ड में जो डेटा को हैंडल किया जाता है वो मल्टीपल्स यहाँ पे एंटिटीज़ के द्वारा किया जाता है, जो कि अगेन एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, यानी कि आपका जो बर्डन है वो यहाँ पे क्रिएट करता है। तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम है। तो ये सारी कुछ यहाँ पे चैलेंजेस है हमारे कंट्री में, जो आज के भी डेट में प्रिवेल कर रही है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि अब हम लोग फाइनली देखते हैं, यानी कि पूरी तरीके से समझ गए कि क्यों ज़रूरत है हमारे यहाँ डेटा को मैनेज करने के लिए। तो अब यहाँ पे फाइनली हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी में क्या क्या फीचर्स रखे गए उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन की स्टैंडर्ड रखी गई है। डेटा को कहा जा रहा है कि बेटर तरीके से स्टोर किया जाएगा। इट मीन्स कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर डेटा प्रोटेक्शंस की बात की जा रही है, जिसको फॉलो किया जाएगा, और साथ ही साथ जो है एक डेटा को बेटर तरीके से यहाँ पे स्टोर भी किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा कानून होंगे, रूल्स होगा, रेगुलेशन होगा। ठीक है। सेकंड है यहाँ पे कि फेडरेटेड स्ट्रक्चर होगी, यानी कि आप लोग देखो कि आपकी जो हेल्थ डेटाज होंगे ना, उसको यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में रखा जाएगा। सेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब है कि अगर सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि आपका डेटा सिर्फ एक जगह होगा, जैसे मान लीजिए कि हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली में ही होगी, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है, यानी कि आप कैपिटल सिटी में होगी सेंटर लेवल पे, लेकिन आप जिस राज्य के हैं, मान लीजिए कि उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में भी आपका डेटा होगा। साथ ही साथ आप लोग अगर कोई गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी आपका डेटा होगा। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम रखा गया है। साथ ही वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन है। इट मीन्स कि अगर इंडिविजुअल को वो चूज़ करते हैं कि वो इस तरीके की मीन्स उनको हेल्थ आईडी कार्ड चाहिए, तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं रखा गया है। जैसे आप लोग आधार कार्ड देखते हो कि वो मैंडेटरी था, तो हेल्थ आईडी जो है आज की डेट में मैंडेटरी नहीं है। आपको लगता है कि आपको हेल्थ आईडी चाहिए, आपको ये भरोसा है कि हाँ आपकी जो डेटा है आपके शहर में जो भी हॉस्पिटल है जहाँ से आप चेकअप करा रहे हो वहाँ पे मेंटेन रह पाएगा, तो फिर आप लोग जो है यहाँ पे हेल्थ आईडी कार्ड को इशू करा सकते हो। साथ ही साथ आप लोग देखो कि नेटवर्क कनेक्टिंग ईच हॉस्पिटल एंड लेबोरेटरी, यानी कि यहाँ पे पैन इंडिया पोर्टेबिलिटी होगा हमारे हेल्थ डेटा का, कि जिसको कि एक सिटी से एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर एक आप देखोगे कि स्टेट में हर एक हॉस्पिटल और लेबोरेटरी को यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि ईजिली आपका जो है ना डेटा को शेयर किया जाएगा और ज़रूरत पड़ेगा तो उसको एक्सचेंज भी किया जाएगा। साथ ही डेटा को कंट्रोल करना है इंडिविजुअल के साथ। इट मीन्स कि यहाँ पे ये भी कहा गया है कि कंट्रोल जो है ना वो यहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर भी होना चाहिए। जो बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग डेटा किसी के साथ भी शेयर कर देते हैं वो नहीं करना चाहिए। साथ ही आयुष्मान भारत जो एक हमारा अम्ब्रेला स्कीम है हेल्थ केयर सेक्टर में, उसके साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। इस पॉलिसी का एम यही है कि हमें डेटा कलेक्शन को इंटीग्रेट करना है, और साथ ही साथ आयुष्मान भारत की जो आर्किटेक्ट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में, उसके साथ हम लोग को इसको जोड़ना है। ठीक है। साथ ही और भी चीज़ नोट करना है कि जो डॉक्यूमेंट है ना, उसका कहा जा रहा है कि यहाँ पे पॉलिसी जो है वो डायनेमिक इन नेचर होगा, और ये एक आपका डॉक्यूमेंट जो है ना, पहले अगर आप लोग यहाँ पे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में अगर इनरोल होंगे तो उससे पहले ही आपके डेटा डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अनेबल किया जाएगा। लेकिन ठीक है, इतनी सारी बात रखी गई है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी चैलेंजेस आ सकती है। चैलेंजेस इसलिए आ सकती है क्योंकि इस तरीके की पॉलिसी में कहा गया है कि आपके डेटा को मेंटेन किया जाएगा। कह तो दिया जाता है, मैं भी कहूँगी कि आपके डेटा को मैं मेंटेन करके रखती हूँ, आप लोग दीजिए, लेकिन क्या मैं ज़रूरी कर सकती हूँ? मान लीजिए कि मेरी डेटा कहीं ना कहीं मेरे से गलती से लीक हो जाती है, तो अगर लीक हो जाती है तो फिर आपको जस्टिस कैसे मिलेगी? कानून होता है तो कानून के हिसाब से जो है ऑफेंसेस की पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन जब तक कानून नहीं होगा तब तक अगर कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी? जो भी यहाँ पे अगर कानून ऑफेंसेस कर रहे हैं तो उनको क्या सज़ा दिया जाएगा और कैसे आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा? तो बिना कानून का बात करना यानी कि एक बेसलेस बात होता है। सेकंड है कि पुअर रिलेबिलिटी और इनकन्सिस्टेंस देखने को मिल रहा है डेटा में,
और साथ ही पुअर डिजिटल लिटरेसी है। ये तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि एक स्टडी के द्वारा ये हाईलाइट किया गया है कि अबाउट 90% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डिजिटली लिटरेट अगर आप देखोगे ना तो वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस है। यानी कि गांव में, अर्बन एरिया में ही आपको डिजिटल लिटरेसी बहुत कम देखने को मिलेगा। रूरल एरिया की तो बात ही नहीं करते कि डिजिटल लिटरेट है भी कि नहीं वहाँ पे। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे क्लियर अकाउंटेबिलिटी की कमी देखने को मिल रही है। अब तक मैं जितनी बात बताई हूँ उसमें से आपको ये क्लियर हो पा रहा है क्या कि अगर आपके डेटा का मिसयूज़ भी होगा तो कौन इसको अकाउंटेबल करेगा, यानी कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इस तरीके की बात कहीं नहीं जा रही है। साथ ही यहाँ पे राइट टू बी फॉरगेटन का पॉलिसी अगर देखें तो पॉलिसी ऐसा नहीं कह रही है कि राइट टू बी फॉरगेटन है पेशेंट का। इट मीन्स कि राइट टू बी फॉरगेटन क्या होता है कि आप यहाँ पे लिख कर जो है ना भूल जाओ और इतने दिन के बाद आपका डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इट मीन्स कि मान लीजिए कि एक्ने प्रॉब्लम आपको आज के लिए है तो 6 महीने की ट्रीटमेंट उसकी चलती है। एक हॉस्पिटल में आप जाओगे ना तो वहाँ पे अगर ट्रीटमेंट लोगे, हॉस्पिटल नहीं क्लिनिक में भी अगर आप ट्रीटमेंट लोगे तो एक एक महीना में 15-15 दिन में आपको बुलाया जाएगा। तो 6 महीना 8 महीना किसी को बहुत सीवियर एक्ने प्रॉन प्रॉब्लम होती है तो उनका 1 साल 1.5 साल तक ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद आप कम्प्लीटली ठीक हो जाओगे। जब कम्प्लीटली ठीक हो जाओगे तो आपका वहाँ पे डेटा रखने से क्या फ़ायदा है, वो डेटा आपका डिलीट हो जाना चाहिए। यानी कि 1.5 साल आपको लगा ट्रीटमेंट का, बाकी 1.5 साल जो है आप ऑब्जर्वेशन में रहो कि आपको ये प्रॉब्लम फिर से रीअकर हो रहा है कि नहीं। 1.5 साल तक अगर आपको वो प्रॉब्लम नहीं फिर से निकल कर आ रहा है, इट मीन्स कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये जो आपकी जो भी डेटा थी एक्ने से रिलेटेड वाली वो सब तो डिलीट हो जानी चाहिए ना। तो इसको कहते हैं राइट टू बी फॉरगेटन, यानी कि ये लिखा गया है लेकिन एक समय के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो ये वाली प्रोविजंस भी इस कानून में नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस बताया जा रहा है। वे फॉरवर्ड में बताई जा रही है कि बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग देखें तो मल्टी स्टेक होल्डर्स जो है कंसल्टेशंस की यहाँ पे ज़रूरत है कि इसको हम लोग को पॉलिसी के साथ इसे अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। साथ ही एक बैलेंस लेकर चलना है कि कैसे हम लोग पर्सनल प्राइवेसी के प्रोटेक्शंस को, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करें, अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करें इंस्टीट्यूशन में, जिससे कि हम लोग डेटा को बेटर तरीके से गवर्न कर सकें। और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल की एम्पावरमेंट है वो भी यहाँ पे दिल से होना चाहिए, जिससे कि लोग यहाँ पे सेफ फील कर सके। देखिए बिना डेटा प्रोटेक्शन कानून के ये सारी बातें कहना ना बेसलेस ही लगता है कि हमारे जो भी डेटा है उसको वो प्रोटेक्ट कर लेंगे। कैसे प्रोटेक्ट कर लेंगे, अगर बाई चांस मिसयूज़ होगा तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, कैसे हमारे डेटा के लिए जस्टिस हमें मिल पाएगा। तो ये सारी जो है बेसलेस बात होती है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है हमारे कंट्री में कि हम लोग अगर चाहते हैं कि डिजिटाइज हो, डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो, तो उससे पहले हम लोग को अपने यहाँ एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाना होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुट्टा स्वामी केस में कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट है, वो भी आर्टिकल 21 के तहत। ओके, तो यहाँ पे ये पूरी आर्टिकल हो गई। हेल्थ डेटा बहुत ही ज़्यादा ये थोड़ी लेंदी हो गई ना, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी शानदार कह सकते हो। अगर आप लोग को पूछा जाएगा तो आप लोग किसी भी तरीके से जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि ये हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी लाया जा रहा है, लेकिन ये किसके बेसिस पे, तो हेल्थ डिजिटल जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसके बेसिस पे। यहाँ पे हेल्थ केयर इकोसिस्टम को हमारे कंट्री में इंटायर डिजिटाइज करना है, उसके लिए लाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ देखें कि क्यों ये डेटा का ज़रूरी है, आज के डेट में करंट स्टेटस क्या है हमारे यहाँ हेल्थ डेटा इकोसिस्टम का, इस एफर्ट्स को इंस्टॉल करने से पहले क्या हमारे यहाँ डेटा के लिए चैलेंजेस हैं, और हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी में क्या फ़ीचर्स रखी गई है। फ़ीचर्स को देखते हुए भी हम लोग ने देखा कि अच्छा इस फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है, और उसके साथ एक अच्छा खासा वे फॉरवर्ड भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं, टाइम हमारी बहुत हो चुकी है। पब्लिक हेल्थ जो सर्विलांस है इंडिया में उसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको डेली यहाँ पे 4 बजे आपको यहाँ पे लेसन मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।